Hello friends, welcome to the Exams Made Simple and first of all wishing you a very happy Independence Day। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। एंड आज हम डिस्कस क्या करेंगे वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। मॉरिशस में ऑयल स्पिल हुआ है उसके बारे में देखेंगे, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, देन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमारे यहाँ पे अभी नया बनाया गया है उसके बारे में, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पीआईबी में आर्टिकल आया था, बहुत इंटरेस्टिंग आया है। एंड अबाउट 2 ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल सार्थक के बारे में देखेंगे। And moreover there will be 2 initiatives which we will be discussing from DIAT पुणे। ठीक है, उन्होंने 2 इनोवेशंस के उनके बारे में देखेंगे। सो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या आज हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। एंड लेट मी टेल यू वी हैव टेकन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम बोथ द सोर्सेज। तो आपको इसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई गारंटी यू। ओके, और अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपको लगता भी है तो डोंट वरी, विल बी कवरिंग इट। एक्सप्लेन सेक्शन में आपको मिल सकता है, तो विल बी कवरिंग इट टुमारो। ओके, सो इंडियन एक्सप्रेस शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले है मॉरिशस ऑयल स्पिल के बारे में, एंड दिस वाज इन द एक्सप्लेन सेक्शन हाउ सिवियर वाज द मॉरिशस ऑयल स्पिल। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, देयर वाज अ जापानीज शिप जिसका नाम था MV वाकाशियो एंड इट वाज ओन्ड बाय द नागाशिकी शिपिंग कंपनी, ये जापानीज थी। ओके, एंड इट हैज़ स्ट्रक अ कोरल रीफ रिजल्टिंग इन एन ऑयल स्पिल ऑफ ओवर 1000 टन्स इनटू द इंडियन ओशियन। ठीक है, तो मेनली रीजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोरल रीफ वाली एरिया को इसने पूरा वो किया है। मॉरिशस का आप देख लीजिए, इंडियन ओशियन है और इसके आसपास की कंट्रीज़ वगैरह भी आप देख लीजिए। ओके, नाउ अब वही बात है कि जो एरिया जहाँ पे हुआ है, इट हैज़ कॉज्ड अ कंसर्न एंड इट हैज़ टेकन प्लेस नियर 2 एनवायरमेंटली प्रोटेक्टेड मरीन इकोसिस्टम्स। ठीक है, और 2 मरीन इकोसिस्टम्स के पास में और ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व के पास में हुआ है, दैट इज़ अ वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा कंसर्न यहाँ पे हो रहा है। और उसके पहले अब वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑयल स्पिल्स क्या हो चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि इसमें आपसे है ना ऑयल स्पिल्स के बारे में उनकी क्रोनोलॉजी ऐसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। ओके, और पहले पर्शियन गल्फ वॉर ऑयल स्पिल हुआ था, 1991 में हुआ था, और ये इराक के फोर्सेस ने गल्फ वॉर के टाइम पे पर्शियन जो रीजन है वहाँ पे किया था ये अटैक। एंड देन इन 2010 डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल हुआ था जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में हुआ था। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि ऑयल स्पिल्स कितने डेंजरस हैं। ठीक है, तो दे कैन अफेक्ट द मरीन लाइफ बाय एक्सपोजिंग देम टू हार्श एलिमेंट्स, और उनका जो सोर्सेज है ऑफ फूड और हैबिटेट के उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बर्ड्स और मैमल्स जो हैं दे कैन डाई फ्रॉम हाइपोथर्मिया। तो ऑयल क्या करता है, जो फर बियरिंग मैमल्स होते हैं जैसे सी ऑटर्स हो गए, उनकी इंसुलेटिंग एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो बर्ड्स भी हैं उनके फेदर्स की वाटर रिपेलेंसी को कम कर देता है। तो जो बर्ड के फेदर्स होते हैं नॉर्मली वो कोल्ड वाटर को रिपेल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड दे लूज देयर एबिलिटी टू रिपेल द कोल्ड वाटर। ठीक है, अब ऑयल स्पिल्स को कैसे क्लीन किया जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले तो है ना स्किमिंग से कर सकते हैं। तो जैसे सी का जो सरफेस होता है वहाँ पे जो ऑयल होता है उसको डायरेक्टली आप स्किम करके पूरा हटा सकते हो। ठीक है, सो बिफोर इट इज़ एबल टू रीच द सेंसिटिव एरियाज अलॉन्ग द कोस्ट लाइन पहुँचने से पहले उसको हटा सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इन सिटू बर्निंग, मतलब कि अगर जो एरिया है ओशन का एरिया, उसके किसी एक जगह पे अगर वो पूरा ऑयल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो यू कैन बर्न इट, सो दिस इज नोन एज द इन सिटू बर्निंग। ओके, एंड नेक्स्ट इज द रिलीजिंग ऑफ केमिकल डिस्पर्सेंट्स। तो ये क्या करते हैं, ऑयल को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है जिससे माइक्रोब्स इजीली उसे कंज्यूम कर सकते हैं। देन देर आर नेचुरल एक्शंस ऑल्सो इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जैसे वेदरिंग हो गया, इवेपोरेशन, इमल्सिफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन और ऑक्सीडेशन। इससे ऑयल स्पिल की सिवियरिटी जो है वो कम हो सकती है और उसकी रिकवरी, अफेक्टेड एरिया की रिकवरी बढ़ सकती है। सो रिमेंबर दीज 4 these 4 steps about how the oil spills can be cleared. Okay,
और नेक्स्ट जो है वो है इज़राइल यूएई यूएस डील है, गेनर्स एंड लूजर्स एंड की टेक अवे। तो अभी डील क्या हुई है इज़राइल यूएई यूएस का, क्या चीज़ है? तो यूएई ने बोला है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस इज़राइल के साथ स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, रिमेंबर इट, कि यूएई ने कहा है कि वो इज़राइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन उनको उसके रिटर्न में क्या चाहिए? दैट द इज़राइल गिव्स अप इट्स स्टेटेड प्लान टू अनेक्स द वेस्ट बैंक, ठीक है। तो यूएई जो है इट इज़ अ अरब नेशन, और अरब नेशंस जो हैं वो वैसे पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि पैलेस्टीन जहाँ पे मेनली फोकस्ड हैं, दैट इज़ द वेस्ट बैंक एरिया, उस वेस्ट बैंक एरिया से कहा है कि पहले इज़राइल उसको अनेक्स करने वाला था, तो अब वो अपना प्लान जो है उसको गिव अप कर दे, तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। एंड यूएई हैज़ बिकम द थर्ड अरब नेशन टू रिकॉग्नाइज इज़राइल आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन, ओके। तो इजिप्ट ने 1979 में उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था और जॉर्डन ने 94 में किया था। अनेक्सेशन प्लान क्या था? मैंने आपको बताया कि दैट इज़राइल विल क्लेम द सोवरेंटी। इज़राइल ने ये कहा था कि जो पूरा वेस्ट बैंक वाला एरिया है उसकी पूरी सोवरेंटी को क्लेम कर लेगा। और वेस्ट बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे सारे जूश सेटलमेंट्स थे, तो इट वुड लिटरली कट अप द ड्रीम ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट, ठीक है। तो ये आप मैप देख लीजिए, आपको अभी आर्टिकल समझने में भी हेल्प करेगा, एंड अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ इज़राइल, ये पूरा इज़राइल वाला रीजन है, एंड दिस इज़ द गाज़ा स्ट्रिप, और यहाँ पे इजिप्ट आता है, ये मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज़ द डेड सी, यहाँ पे इधर बॉर्डर में नेबरहुड में जॉर्डन है, एंड जेरूसलम जिसके ऊपर कैपिटल बनाने का वो चलता है, इट इज़ ऑन द बाउंड्री ओनली ऑफ पैलेस्टीन इज़राइल। तो ये वाला जो रीजन है ये वेस्ट बैंक का रीजन और गाज़ा स्ट्रिप, यहाँ दोनों जगहों पे पैलेस्टीनियंस सेटल्ड अप है, ओके, बसे हुए हैं। एंड दिस इज़ द गोलन हाइट्स, देन यहाँ पे आपका आता है सीरिया, दिस कंट्री सीरिया, और यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री इजराइल से टच होती है लेबनान की, ओके। आई होप आपको क्लियर है। दिस इज़ इजिप्ट एंड दिस इज़ जॉर्डन, नेबरिंग कंट्रीज प्लीज़ याद रखिएगा, सीरिया एंड लेबनान, एंड इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, एंड दिस इज़ दी डेड सी, ओके। नाउ अब पैलेस्टीनियंस का इस इशू के बारे में क्या कहना है? भाई ये तो आपने डील कर दी यूएई और इज़राइल के बीच में हो गई, और यूएस ने इसमें मतलब बीच में कर लिया, लेकिन पैलेस्टीनियंस का क्या कहना है? तो जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो चाहती थी कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब शुरू से जो इज़राइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट रहा है उसके बारे में उनका कहना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, ओके। तो 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है कि जो भी मतलब बाउंड्री की अग्रीमेंट है, देयर वाज एन आर्म्स्टिस अग्रीमेंट, ओके। सो आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू टेल मी अबाउट द आर्म्स्टिस अग्रीमेंट, ये कब हुआ था इज़राइल पैलेस्तीन के बीच में। एंड सेकंड इज यू हैव टू टेल मी, क्वेश्चन 2 इज दैट यू हैव टू टेल मी अबाउट द 6 डे वॉर, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये क्या था और उसका आउटकम क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। दीज बोथ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द इज़राइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, ओके। तो जो अब प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए था, तो ये कह रहे हैं कि यूएई ने उनको बिट्रेल किया। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएई वाज सपोर्टिंग द कॉज ऑफ पैलेस्तीन, और वो ऑलरेडी पैलेस्तीन जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से डिसंगेज हो चुके थे उनके प्रो इज़राइल स्टैंड की वजह से, ओके। और पैलेस्टीनियंस का और क्या कहना है कि इज़राइल ने भले कहा भी है कि वो वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, बट दैट डील इज़ एन एम्प्टी कंसेशन, क्योंकि मेन डिमांड पैलेस्तीन की थी कि उनको स्टेटहुड मिले, ओके। 2 स्टेट सोल्यूशन का सेंस ही ये था कि उनको स्टेटहुड मिले, तो पैलेस्तीन की इस डिमांड को उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया है। देन देर आर हमास। अब हमास कौन है? ये पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि डी फैक्टो रन करता है गाज़ा स्ट्रिप को, ओके। आई शोड यू, ये गाज़ा स्ट्रिप इस तरफ इजिप्ट की तरफ है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, तो इसको कौन रन करता है? हमास रन करते हैं। तो वो चाहते ही थे कि मतलब एक फाइनल डिसीजन तक
बात पहुँचे, सो दे आर कॉलिंग इट दैट इट इज़ अ स्टैबिंग इन द बैक ऑफ आर पीपल बाय द यूएई, तो वो भी नाराज़ हैं। ओके, तो बेसिकली जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ के लोग हैं पैलेस्तीन के, और जो वहाँ के मतलब मिलिटेंट ग्रुप भी हैं, एवरीबॉडी रिलेटेड टू पैलेस्तीन आर एक्चुअली अगेंस्ट दिस डील। ओके, नाउ हाउ डज़ द रीजन्स जियोपॉलिटिक्स चेंज, अब वो कैसे चेंज होती है, तो हम अलग अलग कंट्रीज़ को देखेंगे कि जितने भी अरब स्टेट्स हैं, ठीक है, खासकर यूएई बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया, ठीक है, विच इज़ द मेन किंगडम ओवर देयर, तो अगर ये सब एक लाइन में आ जाते हैं तो वो सारे सुन्नी नेशंस जो हैं इन द रीजन दैट वुड ब्रिंग देम ऑल टुगेदर, सब एक साथ आ जाएंगे एंड इट विल बी एन एंटी ईरान अलायंस विथ इज़राइल। ठीक है, ईरान इराक जो है वो शिया मेजॉरिटी वाली कंट्रीज़ हैं और सुन्नी शिया का इस रीजन में मिडिल ईस्ट रीजन में पूरा टाइम कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। तो अब बेसिकली क्या होगा, सुन्नीज विथ इज़राइल विल बी अगेंस्ट द शिया कंट्रीज, दैट इज एंटी ईरान उनका अलायंस हो जाएगा। एंड दिस दे हैव सीक्रेटली विज्ड फॉर दीज ईयर्स, मतलब अरब स्टेट्स ने, ठीक है। और ईरान और जो उसके प्रॉक्सीज और एलाइज हैं, यानी कौन कौन हो गए, मतलब उनके एलाइज सीरिया, लेबनान और इराक में हैं। देन देयर इज द हिजबुल्लाह ग्रुप इन लेबनान, प्लीज़ रिमेंबर दी लोकेशन ऑल्सो, हिजबुल्लाह ग्रुप इन लेबनान और हौथीज इन यमन। ये सारे जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीकन हो चुके हैं एंड ब्रोकन बाय द वॉर, द आइसिस एंड द अलकायदा, इन सब चीज़ों की वजह से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं वो। देन रशिया जो है वो भी सीरिया का अलाय है, उसने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है, चाइना ने भी अभी रिएक्ट नहीं किया है। और पाकिस्तान जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा कश्मोकश में कहना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अनलाइकली टू सीन एज जॉइनिंग द अरब अलायंस। ठीक है, ऑलरेडी मतलब ये इस्लामिक कॉज था जो पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत ज़्यादा करीब था, मतलब एक कश्मीरी इशू था और दूसरा पैलेस्तीन का इशू। ठीक है, इस्लामिक कॉज जिसको वो कहते थे। तो मतलब उन्होंने अब अरब अलायंस को इसलिए साथ नहीं देना चाहेंगे क्योंकि अरब वर्ल्ड जो है वो इट इज़ नॉट सपोर्टिंग द पैलेस्तीन इशू, तो इसकी वजह से वो साथ नहीं देना चाहेंगे। और ऑलरेडी जो अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया आफ्टर द 2019 जो कश्मीर में हमारे यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 270 हुआ है, तो उसके बाद में वहाँ की पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा स्टेप इमरान खान के ने नहीं उठाया है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन और वहाँ के कई सारे ग्रुप्स हैं, तो दे आर ऑलरेडी गिविंग अ बैकलैश टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर वो पैलेस्तीन को फिर से अगर वो नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती है, तो इट विल गेट मोर बैकलैश। ओके, लेकिन अब दिक्कत की बात क्या है पाकिस्तान के लिए कि वो उनको सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट सऊदी अरेबिया भी है पहले से काफ़ी स्ट्रिक्ट, मतलब उन्होंने इनके ऊपर मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह को रोक दिया है फॉर ऑयल परचेज। तो रिलेटेड टू कश्मीर इशू ही ऑलरेडी मतलब उनका वो चल रहा है, तो वो अब अरब नेशन के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं और उनको सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर उन डोमेस्टिक इशूज़। ओके, तो पाकिस्तान के ऊपर ये दिक्कत है। एंड हाउ डज ट्रम्प अगेन, अब यूएस को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो बात ये है कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और ट्रम्प का ऑलरेडी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ चुकी हैं। कोरिया, अफगानिस्तान पीस प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें स्टेगनेंट हो चुकी हैं, चाइना रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं एंड इट हैज़ साइडलाइन द ट्रेडिशनल नाटो एलीज ऑल्सो। तो अगर यूएई इजराइल का अग्रीमेंट पीस अगर नहीं भी लेकर आता है इजराइल पैलेस्तीन में, लेकिन जो नई क्वेश्चंस होंगी उससे एक ये होगा कि मतलब दे विल बी एबल टू आइसोलेट ईरान। तो दिस हैज़ बीन हेराल्डेड इन द यूएस, मतलब यूएस के अंदर इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है अपने आप में। ओके, सो दैट वाज फ्रॉम एक्सप्लेन सेक्शन, लेट्स मूव टू पीआईबी। सो पीआईबी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने निकाल ली, आपको पीआईबी में इसके अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो फर्स्ट इज़ द इंडिजिनस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और फोटोनिक सिस्टम है, ये डेवलप किया गया है फॉर रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी। एंड इसको सपोर्ट जो मिला है, पहली बात ये याद रखना कि प्रोफेसर राव तटवर्ती ने इसको डेवलप किया है फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ क्लीन एयर रिसर्च इनिशिएटिव, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक का इनिशिएटिव है
और ये क्या क्या कर सकता है मॉनिटरिंग सिस्टम, इट कैन आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड क्वान्टिफाई, ये चीज़ें ये साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। कई सारे पॉल्यूटेंट्स की भी उनका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्वान्टिफिकेशन और साथ में उसके मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स भी निकालना साइमल्टेनियसली कर सकता है। और इसका बहुत हाई प्रिसीजन, सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी है, पोर्टेबल, कॉम्पैक्ट है, लो पावर्ड और इकोनॉमिकल है, प्लग एंड प्ले सिस्टम पे काम करता है, कोई सेटिंग अप टाइम नहीं चाहिए, और जो भी डेटा आएगा इसका अलग अलग सेंसर से वो डायरेक्टली उसको क्लाउड सर्वर पे स्ट्रीम किया जा सकता है, तो यूज़र्स वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड न्यूज़ इज़ अबाउट द ग्रोथ स्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे से आपको कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या अभी उसका स्टेटस है, और आप इसको प्री में, मेंस में, कहीं पे भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो सबसे पहले याद रखना कि ऑर्गेनिक, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स के टर्म्स में इंडिया की रैंक फर्स्ट है, और एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग 9th रैंक पे, ठीक है। तो फार्मर्स में हम पहले नंबर पे हैं, और अगर टोटल एरिया देखा जाए तो 9th पे आते हैं। और सिक्किम जो है वो पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा स्टेट है विच हैज़ बिकम फुली ऑर्गेनिक। ओके, और अगर ट्रेडिशनली भी देखें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ट्राइबल और आइलैंड टेरिटरीज जो हैं दे हैव बीन ऑर्गेनिक, और यहाँ पे केमिकल्स का कंजम्पशन काफ़ी कम रहा है। इसके अलावा 2 इनिशिएटिव्स याद रखना जो 2015 में लिए गए थे। फर्स्ट इज़ द मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, MOVCD नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, और परंपरागत कृषि विकास योजना जो है इनको 2015 में लॉन्च किया गया था केमिकल फ्री फार्मिंग को एनकरेज करने के लिए और फार्मर्स को असिस्ट करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करें और उनके रेम्यूनरेशंस इम्प्रूव हों। ओके, एंड द एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑल्सो ऑफ 2018, इसमें भी हमारे काफ़ी ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े हैं, सच एस फ्लैक्सीड, सिसम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट्स, राइस एंड पल्सेस, और इसकी वजह से करीब 50% इंक्रीज़ हुआ था। और ये पॉलिसी आप अच्छे से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। सर्टिफिकेशन के लिए और ऑथेंटिसिटी के लिए भी हमने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेशन के लिए ये जो 2 आपको मैंने बताई PKVY और MOVCD के बारे में, उसमें सर्टिफिकेशन को प्रमोट किया गया है अंडर पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम और नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है। और ऑथेंटिसिटी लाने के लिए, ऑर्गेनिक ऑथेंटिसिटी देने के लिए ही जो भी प्रोडक्ट रहेगा उस पर लोगोस का भी यूज़ किया जा रहा है, फसाई, जैविक भारत या PGS ऑर्गेनिक इंडिया, और उसमें भी PGS ग्रीन जो है इट इज़ गिवन टू केमिकल फ्री प्रोड्यूस। ओके, एंड इसके अलावा और कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हमारे मतलब खुद से फार्मर्स वगैरह ने भी, सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस कि जहाँ पे फार्मर ग्रुप जो है उन्होंने खुद से मार्केट सेटअप कर लिया था रेसिडेंशियल वेलफेयर जो एसोसिएशंस होते हैं RWA में, और डायरेक्टली वो जो थे अपनी जो भी उनकी प्रोड्यूस थे उसको डायरेक्टली सेल कर रहे थे, खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटका के फार्मर्स कर रहे थे। देन देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मार्केट लेड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, दिस इज़ ऑल्सो बींग एनकरेज, और ख़ासकर बड़े बड़े टाउन्स के आसपास में जहाँ पे ऑर्गेनिक्स वगैरह का एपेटाइट और ज़्यादा है। और अभी जब कोरोना पेंडेमिक भी हिट किया तो ऐसे क्राइसिस के टाइम पे भी कई सारे क्लस्टर्स वगैरह इनोवेट हुए और उन्होंने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया था। फॉर एग्जांपल रिमेंबर दिस इनिशिएटिव ऑफ ग्रीन कारवा ऑफ कोहिमा, इन्होंने मार्केट लिंकेजेस बनाई थी, नागालैंड के जितने भी गाँव, जितने भी विलेजेस हैं उनको लिंक किया था अर्बन एरियाज से, वेजिटेबल्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए और हैंडलूम्स के लिए। और उसी तरीके से महाराष्ट्र में ऑनलाइन सेल ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किए थे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ने, और पंजाब में भी डोर स्टेप डिलीवरी हो रही थी इन स्पेशली डिज़ाइंड इलेक्ट्रिक वैन्स। देन दी मणिपुर ऑर्गेनिक एजेंसी, मणिपुर की ऑर्गेनिक एजेंसी ने भी जो है अपने FPCs को मोबिलाइज़ किया था कि प्रोड्यूस को कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करें और ताकि वो फिर डायरेक्टली उनको कंज्यूमर्स को डिलीवर किया जा सके। और इसके अलावा हमारे पास में एक ऑर्गेनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जैविकखेती.in, और जिसकी वजह से विच इज स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्टली लिंकिंग फार्मर्स विथ रिटेल एज वेल एज द बल्क बायर्स। ओके, तो रिटेल और बल्क बायर्स से फार्मर्स को लिंक करने के लिए जैविकखेती.in का हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑल्सो फॉर यू कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है वो क्या है एंड हाउ इट वुड गेट
हेल्प फ्रॉम दी ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएटिव। ओके, जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं तो उससे हम SDG 2 तक कैसे पहुंच सकते हैं ये आपको बताना है। ओके, और यहाँ पे कुछ और इनिशिएटिव्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो हमारी गवर्नमेंट ने पहले लिए हैं, आप इनको यहाँ से रीड कर सकते हैं। वी हैव कवर्ड सम ऑफ देम। सो आप इस चीज़ को आप ऐसे ही पॉइंट्स में याद रख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अभी हमारा मतलब स्टेटस क्या है। ओके, और हमारी स्कीम्स कौन कौन सी है, जो मैंने आपको 2 स्कीम्स बताई अभी। देन जो अभी कोरोना की वजह से हमारे यहाँ पे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, अभी और ज़्यादा लिंकिंग वगैरह कैसे की जा सकती है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स और इस पूरे टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। Next is that price monitoring and resource unit has been set up in Karnataka under the aegis of National Pharmaceutical Pricing Authority। मेन हम इसमें NPPA के बारे में देखेंगे, लेकिन PMRS RUs के बारे में भी देख लेते हैं। जो प्राइस मॉनिटरिंग और रिसोर्स यूनिट है ये सोसाइटीज़ हैं जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर आती हैं और अभी उसको कर्नाटका में सेटअप किया गया है। इनका मेन काम वैसे क्या है, NPPA को असिस्ट करना कि जो भी ड्रग्स वगैरह उनके प्राइसेस को मॉनिटर किया जाए, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए और कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, प्राइस मॉनिटरिंग और रिसोर्स यूनिट NPPA के को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। NPPA जो है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर ही नेम्ड कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग, इसके अंडर वो PMRUs जो हैं उनको सेटअप किया जाता है। NPPA के बारे में अगर देख लें तो ये 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी, इंडिपेंडेंट बॉडी है एक्सपर्ट्स की जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। प्लीज़ रिमेंबर ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आती है। फार्मास्यूटिकल और ये सब सोच के, ड्रग्स वगैरह का सोच के उसको हेल्थ से मत जोड़िएगा, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में आती है। फाइन, और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो आया था पहले 95 में और 2013 में, उसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना, जो ड्रग्स के प्राइसेस और उनके फॉर्मुलेशंस रहते हैं उनके बारे में स्टडीज़ को स्पॉन्सर करना, ड्रग अवेलेबल है कि नहीं इसको मॉनिटर करना, अगर कोई शॉर्टेजेस हैं तो देखना, देन मेंटेनिंग द डेटा ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और जो भी लीगल मैटर्स होते हैं इस अथॉरिटी के वो सब देखना। और इसके अलावा जो ड्रग पॉलिसीज़ वगैरह बनती है और जो ड्रग प्राइसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है उसमें भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करती है बॉडी। ओके, नाउ इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल सार्थक को लॉन्च किया गया है। तो ये जो ऑफशोर पेट्रोलिंग आपको पता है कि मतलब जो कोस्ट लाइन वगैरह होती है वहाँ पे किया जाता है पेट्रोलिंग, तो उसके लिए वेसल्स होते हैं और थोड़े शिप के कंपैरिजन में छोटे साइज़ के रहते हैं। एंड इसमें अभी 4th है ये OPV सीरीज़ में, जिसको अभी लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। और इसको डिज़ाइन जो है उसको इंडिजिनसली किया गया है, मैसेस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। एंड ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये 4th आर्म्ड फोर्स है इंडिया का, एंड सर्च एंड रेस्क्यू और मरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ओके, तो मिलिट्री, आर्मी, नेवी के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड हमारा 4th आर्म्ड फोर्स है। ओके, और इसका काम क्या है, इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और मैरीटाइम लॉ को इन्फोर्स करना। और इसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे है, टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिजियस जोन्स में और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में। और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1978 में। देयर वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोस्ट गार्ड एक्ट, उसके थ्रू उसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ओके, ना रक्षा मंत्री जो है उन्होंने नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। NIAU जो है ये 3 टियर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो अपेक्स बॉडी है वो है नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, NTAC, और इट विल ब्रिंग टुगेदर, इसका काम क्या रहेगा, इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन को साथ में लेकर आना और अपेक्स लेवल डायरेक्टिव्स इशू करना। और फिर इसके अंडर जो है वर्किंग ग्रुप होगा जो कि इसके प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा। देन देयर विल बी अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, इसको भी बनाया गया है फॉर इंडक्शन ऑफ इमर्जिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, और इसके लिए एक इन्होंने कंपेंडियम भी वैसे अभी लॉन्च किया है इंडियन नेवी के इंडिजिनाइजेशन के लिए, स्वावलंबन। ओके,
स्वावलंबन का भी एक तरीके से वही मतलब होता है, इंडिजनाइज करना। नाउ DIAT जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, उसने दो इनोवेशंस किए हैं, दो चीज़ें लॉन्च की हैं। फर्स्ट इज पवित्रपति आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है, और दूसरा एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है औषधा तारा। ओके, तो ये जो फेस मास्क है ये नैनो फाइबर्स ऑफ आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है, और ये वायरस न्यूट्रलाइजर की तरह काम करेगा और बैक्टीरिया और वायरस को रेजिस्ट करेगा। देन औषधा तारा इज़ अ बॉडी सूट, और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सुपर हाइड्रोफोबिक है, और ब्रीदिंग, एंटी माइक्रोबियल और कंफर्ट फीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड इट हैज़ गॉट द अप्रूवल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड-19। ओके, तो ये दोनों इनिशिएटिव्स याद रखिएगा। औषधा तारा और पवित्रपति किसके इनिशिएटिव्स है, DIAT के हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम PIB एंड इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, और प्लीज़ आंसर्स देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो उसको सर्च करें। मेन पॉइंट आपको क्वेश्चंस देने का यही है कि आप उसके बारे में रीड करें। आप जब चीज़ें रीड करते हो तो आपको ज़्यादा रिटेन होती हैं। ओके, और साथ में जब आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ होता है तो so keep answering the questions, keep loving us, keep giving your feedback, and have a nice day friends.